चैप्टर 1314 रेवलेशंस ऑफ मैडनेस सिन ऑफ सोलेस की प्रोटेक्शन की वजह से सन्नी अचानक फिर से उस मिस्ट के अंदर आगे बढ़ पाया। वह पीछे हटने लगा, तभी डिफाइल्ड और ज्यादा चौड़ी स्माइल के साथ हंसा। कहाँ जा रहे हो मर्डरर? क्या तुम एक सीक्रेट नहीं जानना चाहते? तुम्हें जानकर पछतावा नहीं होगा, शायद होगा। सन्नी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे एक बात पूरी तरह पता थी, मैड प्रिंस जो भी बताना चाहता था वह ऐसी चीज थी जिसे उसे कभी नहीं जानना चाहिए, वरना वह भी उस डिफाइल्ड अबॉमिनेशन की तरह पागल और टूट चुका बन जाता। वैसे भी हालत पहले से काफी क्रेजी थी। वह अपनी लाइफ नहीं बल्कि अपनी ह्यूमैनिटी बचाने के लिए लड़ रहा था, वो भी एक ड्रीम के अंदर, और वह सपना भी थर्ड नाइटमेयर के अंदर देखा जा रहा था। पीछे हटते हुए सन्नी ने अपने शैडोज को बुलाया। तुरंत उसके नीचे से 3 फिगर्स बाहर आए। चुप सेंट, दुबला इम्प और डार्कनेस में लिपटा हुआ टेनेब्राउस स्टीड। मैड प्रिंस जोर से हंस पड़ा। गुड गुड, इससे मुझे पुरानी यादें आ गईं। सेंट सबसे पहले गिरी। वह मूव भी नहीं कर पाई थी कि अचानक एक स्वॉर्ड चमकी और मिस्ट का तूफानी भंवर उठ गया। ग्रेसफुल स्टोन नाइट वहीं रुक गई। उसके ऑनिक्स आर्मोर पर एक पतली क्रैक दिखाई दी। फिर बिना आवाज के सेंट हजारों काले पत्थरों के टुकड़ों में टूट गई। रूबी जैसी लाल धूल हवा में फैल गई और शांत पानी को क्रिम्सन रंग में रंग दिया। सेंट, सनी की आंखें फैल गईं, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ करता, सिन ऑफ सोलेस ने उसे पीछे धक्का दिया। भागो इडियट, वो असली नहीं है। इंप दूसरा था। छोटा फींड डर गया था। मैड प्रिंस की फटी हुई डरावनी हालत देखकर वह हिचकिचाया, लेकिन फिर भी हिम्मत करके आगे कूदा और अपने क्लॉस से डिफाइल्ड के शरीर को पकड़ने की कोशिश की। इनविजिबल स्वॉर्ड फिर से हवा चीरती हुई चली। इंप लड़खड़ा गया। उसके मुंह से लिक्विड फ्लेम्स निकल रही थीं। उसने डरी हुई नजर से सन्नी की तरफ देखा। फिर उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे खत्म हो गई। उसका छोटा सिर गर्दन से अलग होकर पानी में गिरा। छपाक, आह! सन्नी को लगा जैसे उसका खुद का दिमाग टूटने वाला है। दिल में दर्द और गिल्ट का तूफान उठ रहा था, लेकिन उसने दांत भींच लिए और पीछे मुड़ गया। उसने नाइटमेयर की माने पकड़ी और दबे हुए स्क्रीम के साथ उसकी पीठ पर चढ़ गया। डार्क कोर्सर पहले से ही भाग रहा था। दूर, बहुत दूर, घूमती हुई मिस्ट के बीच। पीछे से मैड प्रिंस की हंसी सुनाई दी। कहाँ जा रहे हो मर्डरर? मैं अभी खत्म नहीं हुआ। सन्नी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपने दोनों हाथ कानों पर रख लिए। मत सुनो, मत सुनो। लेकिन फिर भी उसने वह आवाज सुनी। सिन ऑफ सोलेस की आवाज। उसकी हेटफुल लेकिन फैमिलियर आवाज। बिल्कुल सन्नी की अपनी आवाज जैसी। पागल आदमी, क्या तुम मेरी जॉब छीनने की कोशिश कर रहे हो? पहली बार सन्नी खुश था कि डीमन ऑफ ड्रेड की विस्पर से पैदा हुआ यह रेत उसके दिमाग में मौजूद था। नाइटमेयर मिस्ट के बीच दौड़ता रहा। धीरे धीरे मैड प्रिंस और सिन ऑफ सोलेस दोनों उस फॉग में गायब हो गए। उनकी आवाजें भी फेड होकर साइलेंस में बदल गईं। सन्नी अब वापस अपने असली ह्यूमन फॉर्म में आ चुका था। उसके पास फिर से इंसानी बॉडी और 2 ह्यूमन हैंड्स थे। डार्क मैंटल की जगह अब श्राउड ऑफ डस्क का मुलायम सिल्क था। नीचे देखकर उसने ब्लैक स्टीड के कंधे पर हाथ फेरा और कांपती सांस छोड़ी। आई थिंक अब हम सेफ हैं। फिर थोड़ी देर रुककर धीरे से बोला, बट तुम्हें क्या लगता है, क्या अब मैं जाग सकता हूं?
नाइटमेयर ने तेज सांस छोड़ी और अपने हुव्स से शांत पानी पर वार किया। फिर वह ऊंचा उड़ने लगा। जैसे जैसे वे ऊपर जाते गए, मिस्ट पतली होती गई। आखिरकार सनलाइट की एक किरण उस सफेद फॉग को चीरकर अंदर आई। और जैसे ही ऐसा हुआ, सन्नी झटके से जाग गया। अर्घ! वह तुरंत उठ बैठा। उसका शरीर कोल्ड स्वेट से भीगा हुआ था। हार्ट बहुत तेज धड़क रहा था। उसने अपने चेस्ट को पकड़ा और घबराकर कमरे में चारों तरफ देखा। धीरे धीरे उसकी पैनिक कम होने लगी। सिर्फ सपना। ये बस एक सपना था। सन्नी ने लंबी सांस छोड़ी, फिर सिर हिलाया। नहीं, वह सपना था, लेकिन सिर्फ सपना नहीं था। उसे नहीं पता था कि कौन सी पावर की वजह से मैड प्रिंस, जो शायद मर चुका था या बहुत दूर था, उसके नाइटमेयर में आ पाया। लेकिन उसे पूरा यकीन था कि अगर उसने उस सीक्रेट को सुन लिया होता तो वही उसका अंत होता। गॉड्स डैम इट! यहां तो सपने भी सेफ नहीं हैं। दिल थोड़ा शांत होने के बाद वह कुछ देर चुप बैठा रहा। उस डरावने ड्रीम में बहुत सारी अजीब बातें थीं। लेकिन इससे पहले कि वह उनके बारे में सोचता, अचानक उसे चिंता हुई। सन्नी ने जल्दी से अपने शैडोज भेजे ताकि नेफिस और अनंके को चेक कर सके। दोनों अपने पास वाले कमरों में आराम से सो रही थीं। यह देखकर उसने राहत की सांस ली। फिर उसे याद आया कि ड्रीम में उसके शैडोज डिस्ट्रॉय हो गए थे। वह कांप उठा और एक एक करके उन्हें सम्मान करने लगा। सबसे पहले उसने डार्क कोर्सर को बुलाया। सिन ऑफ सोलेस सही कह रहा था। सेंट और इम्प असली नहीं थे। नाइटमेयर अपने पावर की वजह से उसके ड्रीम में आ सकता था, लेकिन बाकी दोनों अलग थे। मतलब शायद सिर्फ नाइटमेयर ने सच में मैड प्रिंस का सामना किया था। ब्लैक स्टैलियन शैडोज में दिखाई दिया। वह थोड़ा परेशान लग रहा था, लेकिन घायल नहीं था। सन्नी ने राहत की लंबी सांस छोड़ी। थैंक यू बडी, तुमने सच में मेरी जान बचाई। नाइटमेयर को डिसमिस करने के बाद उसने सेंट को सम्मान किया। ग्रेसफुल नाइट डार्कनेस से बाहर आई, हमेशा की तरह शांत और एक्सप्रेशनलेस। वह पूरी तरह सेफ थी। सन्नी ने आंखें बंद कर लीं। तुम सेफ हो, थैंक द गॉड्स। सेंट ने उसे अजीब नजर से देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। अब वापस जाओ। नहीं, रुको। पूरी रात गार्ड करना, ठीक है। ग्रेसफुल नाइट कुछ पल उसे देखती रही, फिर चुपचाप मुड़कर कॉरिडोर में चली गई। सन्नी ने गहरी सांस ली और अपना चेहरा रगड़ा। अब सिर्फ इम्प बचा था। उसने स्क्रॉनी गॉब्लिन को सम्मान किया और सिर खुजलाया। आह सही। वो छोटा रास्कल अभी भी ब्लैक टर्टल का आर्मोर डाइजेस्ट कर रहा है। डैम इट, वह कब तक लेजी बना रहेगा। और लेकिन इससे पहले कि सन्नी अपनी बात पूरी करता, एक डरावनी फिगर शैडोज से बाहर उठी। वह उसके ऊपर ऐसे खड़ी थी जैसे डार्क स्टील और शार्प ब्लेड्स से बना कोई डीमन हो। अर्घ, ये क्या? सन्नी को पता ही नहीं था कि छोटा रास्कल पहले ही अपनी नींद से जाग चुका था। बस अब वह इतना छोटा नहीं रहा था। सन्नी अपने सबसे छोटे शैडो को हमेशा इम्प कहने का आदी हो चुका था। लेकिन अब रैवेनस फील्ड सच में अपने डरावने नाम के लायक बन गया था। जो क्रीचर सन्नी के सामने खड़ा था, उसे अब छोटा या दुबला नहीं कहा जा सकता था। वह लगभग सेंट जितना लंबा था। वह सन्नी के ऊपर ऐसे खड़ा था जैसे कोई डीमोनिक वॉरियर जिसे हेल की इन्फर्नल फ्लेम्स में डार्क स्टील से बनाया गया हो। फाल्कॉन स्कॉट की आखिरी बैटल में इम्प जैसा दिखता था, उससे इसमें काफी समानताएं थीं। लेकिन बहुत फर्क भी था। पहला वाला रैवेनस फील्ड लंबा था, लेकिन बहुत पतला।
उसका शरीर काले बोन आर्मोर की मोटी प्लेट्स से ढका था। वह उतना ही फेरोशियस था जितना स्टेल्थी, जैसे हंग्री डार्कनेस से पैदा हुआ कोई बदले वाला रेत। लेकिन नया और इवोल्व्ड इम्प दुबला नहीं था। अब वह प्लेट आर्मोर पहने किसी नाइट जैसा लग रहा था। और वह आर्मोर बोन का नहीं था, वह किसी अजीब डार्क मेटल से बना था। पहले भी रावेनस शैडो ऐसा लगता था जैसे ब्लैक स्टील से बना हो, लेकिन अब उसके मेटालिक शरीर का लुक बदल चुका था। उसमें डार्क चमक और ग्लॉसी शाइन आ गई थी, जैसे ट्रांसेंडेंट डेवल को ब्लैक सिल्वर से ढाला गया हो या डल क्रोम की लेयर से ढका गया हो। उसके आर्मोर का डिजाइन भी बदल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे फील्ड को अनगिनत टूटी हुई सोर्ड्स से बनाया गया हो। उसके एल्बोज और नीज से कर्व्ड ब्लेड्स निकली हुई थीं, और डार्क आर्मोर से कई डेंजरस स्पाइक्स बाहर निकले थे। उसका चेहरा एक डरावने हेलमेट के वाइजर के पीछे छिपा था। हेलमेट से मुड़े हुए हॉर्न्स निकल रहे थे। उसके बीच एक टूटी हुई लाइन जैसी ओपनिंग थी, जिसके पीछे उसका भयानक मुंह छिपा था, डैगर जैसे दांतों से भरा हुआ। उसके क्लॉस छोटे सोर्ड्स जैसे थे, और उसकी भयानक आंखों में इन्फर्नल फ्लेम्स जल रही थीं। सीक्रैप और वह डीमोनिक मॉन्स्टर इस समय सन्नी को बहुत खतरनाक एक्सप्रेशन से घूर रहा था। उसकी ग्लोइंग ऑरेंज रेड आइज डरावनी लग रही थीं। सन्नी ने ऑकवर्ड तरीके से गला साफ किया। आह हे बडी। इम्प के मुंह पर एक सिनिस्टर ग्रिन फैल गई। उसके साथ और ज्यादा हीट और इन्फर्नल ग्लो बाहर निकली। सन्नी ने जबरदस्ती स्माइल की। वाओ, तुम काफी अच्छे लग रहे हो। लगता है वो सारा मैजिकल स्टील जो मैंने ढूंढकर तुम्हें खिलाया था प्योर काइंडनेस में, उससे तुम्हें काफी फायदा हुआ, हाँ? वह हल्का खासा से तुम्हें वो सब याद तो नहीं होगा ना जब मैंने तुम्हें किक किया था और डांटा था, या रिवेंज जैसी अजीब बातें सोच रहे हो क्या? इम्प एक कदम आगे बढ़ा। उसकी डीमोनिक आइज और जलते हुए माउथ की ग्लो सन्नी के चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी ग्रिन और चौड़ी हो गई। उसके शार्प स्टील टीथ डार्कनेस में चमक रहे थे। उसकी आवाज रोरिंग फ्लेम जैसी थी। लाइक रिवेंज। इतना कहकर इम्प ने अपना हाथ उठाया। उसी पल सन्नी का एक्सप्रेशन बदल गया। उसने शांत आवाज में कहा, क्योंकि अगर ऐसा है तो तुम्हारे मास्टर के पास ये चेक करने की अच्छी वजह होगी कि तुम्हारा नया बॉडी कितना स्टर्डी है। इम्प की ग्रिन अचानक रुक गई। उसका हाथ भी वहीं रुक गया। कुछ पल वह हिचकिचाया। फिर उसने धीरे से सन्नी की ट्यूनिक की क्रीज ठीक कर दी। स्टील फील्ड ने पोलाइट ग्राउल की, मास्टर गुड। फिर वह पीछे हट गया, कुछ देर सन्नी को देखता रहा और जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। सन्नी ने राहत की सांस छोड़ी, फिर मुस्कुराया। आह, बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। उसके एक शैडो ने इम्प का पीछा किया ताकि देख सके कि छोटा, मतलब बड़ा गाय क्या कर रहा है। अपने साइज और वजन के बावजूद बिल्कुल आवाज बिना किए स्टील डेवल कॉरिडोर में गया और सेंट के पास जाकर खड़ा हो गया, जैसे वह भी गार्ड करने आया हो। अब वहां सेंट और फील्ड साथ खड़े थे। इम्प ऊपर से बिल्कुल नॉनशैलेंट एक्ट कर रहा था, जैसे टैसिटर्न नाइट करती थी। लेकिन सन्नी ने नोटिस किया कि वह अपना चेस्ट फुलाकर खड़ा था और सीक्रेटली सेंट की तरफ देख रहा था, जैसे उसकी रिएक्शन का इंतजार कर रहा हो। कुछ देर बाद स्टोन नाइट ने आखिर सिर घुमाया और स्टील फील्ड को बिना एक्सप्रेशन के देखा। इम्प ने शायद सीक्रेटली अपनी सांस रोक ली थी। सेंट कुछ पल तक बिल्कुल मोशनलेस रही। फिर उसने अपना हाथ उठाया और कैजुअली अपनी फिंगर से फील्ड के चेस्ट पर टैप किया। तन्ना, एक मेलोडियस रिंग सुनाई दी।
सेंट ने हल्का सा सिर टेढ़ा किया। फिर ग्रेसफुल नाइट ने छोटा सा नोट किया और वापस दूसरी तरफ देखने लगी। इंप खुद से बाहर खुशी महसूस कर रहा था। अपने फेरोशियस लुक के लायक स्टोइक फेस बनाए रखते हुए उसने भी दूसरी तरफ देखा और फिर कॉरिडोर गार्ड करने लगा। लेकिन उसकी आंखों की फ्लेम्स खुशी से नाच रही थीं। सन्नी हंस पड़ा। ये अगली इडियट सीरियसली क्यूट है। उसने सिर हिलाया, फिर रून्स सम्मान किए ताकि वह जान सके कि अपीयरेंस के अलावा रैवेनस फील्ड में क्या बदला है। रून्स में लिखा था, शैडो रैवेनस फील्ड, शैडो रैंक ट्रांसेंडेंट, शैडो क्लास डेविल। शैडो डिस्क्रिप्शन, एक बेचारा छोटा क्रीचर एक नाइटमेरिश लैंड में ट्रैवल कर रहा था। शैडो एट्रीब्यूट्स लकी, मार्वल, रैवेनस, शैडो स्वॉर्न, कंप्लीट स्टील बॉडी। ग्रेटर स्टील बॉडी अब कंप्लीट स्टील बॉडी बन चुका था। उसकी डिस्क्रिप्शन थी, एट्रीब्यूट डिस्क्रिप्शन, इस शैडो का शरीर सबलाइम ब्लेस्ड स्टील से बना है और इसमें कोई फ्लॉ नहीं है। ऐसा लग रहा था कि ब्लैक टर्टल का सिल्वर आर्मोर खाने से सिर्फ इंप के शरीर के अलॉय की क्वालिटी ही इंप्रूव नहीं हुई, बल्कि उसकी सारी इम्परफेक्शंस भी खत्म हो गईं। हालांकि सन्नी इस फ्लॉलेसनेस वाली बात पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर रहा था। आखिर उसने हाल ही में सीखा था कि फ्लॉज दुनिया के यूनिवर्सल लॉज में से एक हैं। फिर भी अगर स्पेल ने इंप के इवोल्व्ड बॉडी को फ्लॉलेस कहा था, तो इसका मतलब था कि उसके फिजिकल वीकनेसेस लगभग खत्म हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि आखिर सन्नी के पास एक और पावरफुल शैडो आ गया था, जो सबसे डेंजरस एनिमीज के खिलाफ उसके साथ लड़ सकता था। अब इंप पूरी तरह कैपेबल था कि वह सेंट और नाइटमेयर के साथ बैटल्स में हिस्सा ले सके। उसकी पावर अब सच में एक ट्रांसेंडेंट डेवल के लायक हो चुकी थी। उसका इंडिस्ट्रक्टिबल स्टील बॉडी खुद एक वेपन था। ऊपर से शैडोज और फ्लेम दोनों की एफिनिटी। बैटलफील्ड में वह फेरोशियस फील्ड सच में टेरर बन सकता था। गुड, बिल्कुल सही टाइम पर। सन्नी का चेहरा गंभीर हो गया। अनंके के मिलने के बाद से काफी समय से सब शांत था, लेकिन उसे पता था कि टूम्ब ऑफ एरियल की गहराइयों में अभी उनके लिए बहुत सारी भयानक बैटल्स इंतजार कर रही थीं। चैप्टर 1316 लिमिट्स ऑफ पावर। इंप, या अब सन्नी उसे फील्ड बुलाए। उसे कोई नई एबिलिटीज नहीं मिली, और ये बात समझ में आने वाली थी, क्योंकि ब्लैक टर्टल सिर्फ एक मॉन्स्टर था और उस लालची शैडो ने उस अबॉमिनेशन का मांस भी नहीं खाया था, सिर्फ उसका आर्मोर खाया था। फिर भी वो दुबला सा गॉब्लिन अब एक डरावना ओगर बन गया था। अब वो सनी की बैटल पावर को बहुत बढ़ाने वाला था, खासकर उसकी केयरफुली चुनी गई डाइट की वजह से। सनी ने पहले ही तय कर लिया था कि वो रैवेनस फील्ड को हर तरह की वैल्यूएबल चीजें नहीं खिलाएगा, ताकि उसकी ग्रोथ खराब या मिक्स्ड ना हो जाए। इंप की मेन एफिनिटीज पहले तय करनी जरूरी थीं, स्टील और शैडोज। सन प्रिंस के विशाल शरीर से उसने जो फ्लेम्स एब्जॉर्ब की थीं, वो एक अच्छा साइड इफेक्ट था, जिससे स्टील डेवल के अटैक्स और पावरफुल हो गए। लेकिन सन्नी का असली मकसद था अपने सबसे छोटे शैडो को जितना हो सके उतना इंडिस्ट्रक्टिबल बनाना। सेंट के पास पहले से ही इनक्रेडिबल डिफेंस था, और उसकी मास्टरफुल बैटल स्किल्स उसे और डेंजरस बनाती थीं। लेकिन इंप अलग था, अगर उसे सही तरह गाइड ना किया जाता तो उसमें कोई कमजोरी रह सकती थी। और सनी अक्सर जिन डेंजरस सिचुएशंस में फंसता था, उन्हें देखते हुए ऐसी कमजोरी जल्दी ही उसके पहले शैडो की मौत का कारण बन सकती थी। सर्वाइवेबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट थी। सन्नी खुद कई बार मौत के किनारे तक पहुंच चुका था और किसी तरह बचा था। इसी वजह से सन्नी ओरिजिनल स्कैवेंजर की टफनेस से इतना इम्प्रेस था।
उसने खुद उस हेटफुल फींड के बोन आर्मोर की मजबूती महसूस की थी, इसलिए वो चाहता था कि इम्प भी कम से कम उतना ड्यूरेबल बने। अगर रावेनस फींड की डिफेंस सेंट के लेवल तक पहुंच जाए तो और भी अच्छा होता, लेकिन इस मामले में लगता था सन्नी अपने गोल से बहुत आगे निकल गया था। इम्प का कंप्लीट स्टील बॉडी सिर्फ सेंट के ग्रेसफुल बॉडी जितना ड्यूरेबल नहीं था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा मजबूत था। उसका मेटल कैरापेस सेंट के स्टोन लाइक आर्मोर से भी ज्यादा टफ था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसकी ड्यूरेबिलिटी सिर्फ बाहर नहीं, पूरे शरीर में थी। सेंट को चोट पहुंचाना मुश्किल था, लेकिन अगर उसका आर्मोर टूट जाए तो अंदर का शरीर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। उसकी वूंड्स से रूबी डास्ट का खून की तरह बहना इसका प्रूफ था। लेकिन रावेनस फींड अब पूरी तरह टेम्पर्ड हो चुका था, बाहर से भी और अंदर से भी। उसके शरीर में ऐसी कोई कमजोरी नहीं थी जिसे फिजिकल अटैक्स से एक्सप्लॉइट किया जा सके। इसका मतलब था कि इम्प सिर्फ स्ट्रॉन्ग अटैक्स ही नहीं कर सकता था, उसकी असली ताकत थी लगभग फिजिकल हार्म से इम्यून होना। वो शैडो कोहोर्ट की शील्ड बन सकता था, या फिर पंचिंग बैग। सन्नी ने सिर के पीछे हाथ फेरा और उस दिशा में देखा जहां इम्प दीवार के पीछे खड़ा था। उसके चेहरे पर थोड़ा गिल्टी एक्सप्रेशन था। बेचारे को अभी तक पता नहीं था कि उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। सॉरी बडी। उसने सिर हिलाया और कुछ देर चुपचाप सोचता रहा। अब उसके पास दो पूरी तरह मैच्योर्ड ट्रांसेंडेंट डेविल्स थे। खुद सन्नी भी शैडो डांस की वजह से बेहद स्ट्रॉन्ग बन चुका था, कम से कम एक असेंडेड के मुकाबले। अगर नेफिस उसे ऑगमेंट करे तो शायद उसकी ताकत कुछ सेंट्स के बराबर पहुंच सकती थी, कम से कम इतना कि वो उन्हें चैलेंज दे सके। अगर सन्नी अपने शैडोज की मदद ले तो ज्यादातर सेंट्स खुद डेंजर में पड़ सकते थे। और ये सब सोल सरपेंट को छोड़कर था, जो शायद अब उसके सभी शैडोज में सबसे स्ट्रॉन्ग बन चुका था। लेकिन फिर भी ये ताकत काफी नहीं थी। ग्रेट रिवर के अपर रीचेस में जो हॉरर्स उसने देखे थे, और ये जानते हुए कि उसे और भी दूर पास्ट में जाना होगा, सन्नी समझ चुका था कि उसकी करंट स्ट्रेंथ उन एनिमीज को हराने के लिए काफी नहीं थी। समस्या ये थी, मैं लगभग अपनी लिमिट पर पहुंच चुका हूं। अब बहुत कम चीजें बची थीं जो थोड़े समय में उसकी ताकत और बढ़ा सकती थीं। सबसे पॉसिबल चीज थी नाइटमेयर को इवॉल्व करके असेंडेड टेरर बनाना और उसकी ड्रीम कर्स एबिलिटी अनलॉक करना। ये जल्दी होने वाला था, लेकिन उसके बाद सन्नी पूरी तरह डेड एंड पर पहुंच जाता। बहुत मेहनत करके वो शायद टेरर बन सकता था, लेकिन वो भी इतना बड़ा बूस्ट नहीं होता कि सिचुएशन बदल जाए। ज्यादा मेमोरीज या स्ट्रॉन्गर मेमोरीज भी ज्यादा मदद नहीं करने वाली थीं। सन्नी बहुत ग्रो कर चुका था, शायद हिस्ट्री के किसी भी मास्टर से ज्यादा, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर एक अटूट सीलिंग से टकरा गया हो। आगे बढ़ने का सिर्फ एक तरीका था, उस सीलिंग को तोड़कर सेंट बनना। लेकिन वो सिर्फ नाइटमेयर खत्म होने के बाद ही हो सकता था, यानी बहुत देर से। अनंके से उसे पता चला था कि लोग स्पेल की मदद के बिना भी ट्रांसेंड कर सकते हैं। वो रास्ता उसके लिए खुला था। लेकिन दुख की बात ये थी कि सन्नी के पास 100 साल इंतजार करने का समय नहीं था। तो फिर क्या बचा था? उसने भौहें सिकोड़ लीं। असल में मैं इसे गलत तरीके से सोच रहा हूं। सन्नी अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय अकेला रहा था। बाद में उसने अपने दोस्तों पर भरोसा करना सीखा, लेकिन फिर भी वो पर्सनल स्ट्रेंथ को बहुत इंपॉर्टेंस देता था। और ये पूरी तरह गलत भी नहीं था, लेकिन ये खुद उसके लिए एक लिमिट बन गया था। नेफ ने अपने सेकेंड नाइटमेयर में जो लेसन सीखा था, वो सन्नी के एक्सपीरियंस से भी मिलता था। पर्सनल स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है,
लेकिन ट्रू पावर उसके सामने छोटी पड़ जाती है। एंटार्कटिका को ही देख लो। सनी ने वहां इनक्रेडिबल काम किए थे, लेकिन वो अकेला नहीं था। करोड़ों सिविलियंस को इवैक्यूएट करना सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि गवर्नमेंट ने ह्यूज रिसोर्सेज भेजे थे और फर्स्ट और सेकंड इवैक्यूएशन आर्मीज को सदर्न क्वाड्रेंट में उतारा था। अगर इरेगुलर्स, मंडेन सोल्जर्स और हजारों अवेकेंड ना होते जिन्होंने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान दी, तो सन्नी कुछ भी अचीव नहीं कर पाता। उसकी पर्सनल स्ट्रेंथ उन सबकी यूनाइटेड डिटर्मिनेशन के सामने कुछ भी नहीं थी। और थर्ड नाइटमेयर में भी यही सच था। सनी को एक टेरिबल एनिमी डिस्ट्रॉय करना था, वर्ज की करप्टेड सिटी में मौजूद डिफाइलमेंट की फोर्सेस और 6 प्लेग्स को। ड्रेड लॉर्ड, टोरमेंट, अनडाइंग स्लॉटर, सोल स्टीलर, डिवावरिंग बीस्ट और मैड प्रिंस। तो फिर वो सिर्फ अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ के बारे में ही क्यों सोच रहा था? क्या उसके एलाइज की पावर भी उसकी ओन पावर नहीं थी? नेफिस, कैसी, एफी, कई, जेट और यहां तक कि मोड्रेट भी, वो सब उसकी ताकत का हिस्सा थे, ठीक वैसे ही जैसे सेंट, इम्प और नाइटमेयर थे। जब सन्नी खुद एक मास्टर के रूप में अपनी लिमिट तक पहुंच चुका था, तो क्या बेहतर नहीं होता कि वो अपने एलायंस को स्ट्रॉन्गर बनाने पर ध्यान दे? यही रास्ता है। अंधेरे में छिपा सन्नी धीरे से सिर हिलाने लगा। अगर उसे नाइटमेयर सरवाइव करना था, तो यही रास्ता था। फॉलन ग्रेस पहुंचने के बाद उसे और नेफिस को बाकी कोहोर्ट मेंबर्स को ढूंढना होगा। और जब वो सब मिल जाएं, तो सन्नी को उन्हें जितना पॉसिबल हो सके उतना पावरफुल बनाना होगा। उसे अपने दोस्तों और मोड्रेट को भी ऐसी फोर्स बनाना था जो 6 प्लेग्स को हरा सके, उनकी सेफ्टी के लिए और अपनी भी। सन्नी ने गहरी सांस ली और कुछ पल आंखें बंद कर लीं। फ्यूचर बहुत डराने वाला था, लेकिन उसकी जिंदगी में ऐसा कब नहीं था। चैप्टर 1317 डिफिकल्ट। खिड़की के पास जाकर सन्नी ने भारी शटर खोले और वीव के उजाड़ दृश्य को ऊपर से देखा, जो नाइटमेयर स्पेल टेम्पल के 1 घंटा घर की ऊंचाई पर था। आसमान पूरी तरह अंधेरे से ढका हुआ था। ग्रेट रिवर का पानी जो फ्लोटिंग सिटी की नहरों से बह रहा था, वह चमकदार और इंद्रधनुषी रोशनी दे रहा था, जिससे खाली सड़कों पर एक अजीब सा चमकदार प्रकाश फैल रहा था। आमतौर पर रात में ग्रेट रिवर की रोशनी बहुत सुंदर और सपनों जैसी लगती थी, लेकिन वीव की इस वीरानी के साथ मिलकर वह एक डरावना दृश्य बना रही थी। यह जैसे किसी भूतों का शहर हो। उसने एक आह भरी, वीवर के अनुयायियों की दुखद किस्मत के बारे में सोचते हुए, और उस क्रीचर के बारे में जिसने उन्हें पूरी तरह खत्म कर दिया था। द मैड प्रिंस। सन्नी के चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया। वह डिफाइल्ड टाइटन से अपनी मुलाकात के बारे में सोचने से बच रहा था, या कम से कम उस क्रीचर के एक हिस्से से जो उसके सपनों में आया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उस अबॉमिनेशन के बारे में सोचने से वह चीज फिर से सामने आ जाएगी। फिर भी सन्नी को उस डरावने सपने में देखी और सुनी गई बातों के बारे में सोचना जरूरी था, क्योंकि वह बहुत ही ओमिनस थीं। मैंने सपना देखा कि मैं वीवर था। टूटी टांग वाली मकड़ी निश्चित रूप से डीमन ऑफ फेट का प्रतीक थी। यह अजीब नहीं था कि सन्नी ने उस डेमन को मंदिर के ग्रैंड हॉल में म्यूरल देखने के बाद अपने सपने में देखा, और उसने उस डेमन की भूमिका भी ले ली थी। वीवर का खून पहले से ही सन्नी की नसों में बह रहा था, और उसमें फेट से जुड़ने की नेचुरल क्षमता भी थी। यही कारण था कि वह फेटेड होने की वजह से थीविंग बर्ड के एग तक पहुंचा और उसे फोरबिडन लिनेज मिला। सिनिस्टर। सन्नी ने पहले कभी वीवर को इस तरह नहीं सोचा था, क्योंकि उसे उससे बहुत फायदा मिला था और कोई कारण भी नहीं था। सच में वह उस मिस्टेरियस डेमन की प्रशंसा करता था।
लेकिन जैसे जैसे वह ड्रीम रियल्म और नाइटमेयर स्पेल के अंत के बारे में सीख रहा था, वीवर अब उसे ज्यादा डरावना लगने लगा था। कोई ऐसा क्रीचर जो फेट को नियंत्रित कर सके, उससे ज्यादा खतरनाक कौन हो सकता है? सन्नी और नेफिस ने स्पेल की नेचर के बारे में बहस की थी। क्या यह सच में एक बेनेवोलेंट शक्ति है या नहीं? सन्नी को लगता था कि इसे किसी नोबल पर्पस के लिए बनाया गया था, लेकिन साथ ही यह भी सच था कि यह ह्यूमंस के लिए एक भयानक कर्स जैसा था। लेकिन अब उसे शक होने लगा था कि शायद वे दोनों ही इसकी असली सच्चाई नहीं समझते। नाइटमेयर स्पेल ऐसा लगता था जैसे किसी ने इसे बीइंग्स को करप्शन के खिलाफ मजबूत करने के लिए बनाया हो। लेकिन इसमें बहुत सी चीजें अजीब थीं। नाइटमेयर्स, धीरे धीरे बढ़ती कठिनाई, सब कुछ बहुत सुविधाजनक सा लग रहा था। वीवर का असली उद्देश्य क्या था? यह स्पेल इतनी शक्तिशाली कैसे बन गई, जैसे यह रियलिटी के लॉज जितनी ही एब्सोल्यूट हो? डूम वॉर कैसे खत्म हुई थी? गॉड्स, डेमॉन्स और वीवर का क्या हुआ? करप्शन कहां से आया? सन्नी के पास कोई जवाब नहीं थे, और ये भी वो सवाल नहीं थे जिन पर उसे अभी ध्यान देना चाहिए था। डिफाइलमेंट, जो एस्टुअरी से फैला करप्शन था, उसके 6 चैंपियंस थे: ड्रेड लॉर्ड, डिवावरिंग बीस्ट, अनडाइंग स्लॉटर, टोरमेंट, सोल स्टीलर और मैड प्रिंस। मैड प्रिंस, जो उसके सपने में उसे अजीब तरह से फमिलियर लगा था। वह कांप गया। वह मुझे फमिलियर क्यों लगा? वह क्रीचर इंसान जैसा था, नहीं एक टूटे हुए मैरियोनेट जैसा। जैसे उसकी बॉडी एक खाली खोल हो और उसके अंदर मैडनेस की एक अनंत ओशन भरी हो। उसकी आंखों में जो टोरमेंट था, वह हजारों सालों के हॉरर, पेन और नॉलेज से बना हुआ था। और यही कारण था कि मैड प्रिंस उसे इतना फमिलियर लग रहा था। सिन ऑफ सोलेस के आने के बाद उसे समझ आया कि डिफाइल्ड टाइटन और स्वॉर्ड रेथ में बहुत समानता थी, जिसका मतलब था कि मैड प्रिंस और सन्नी में भी समानता हो सकती है। वह वीव के दृश्य को देखता रहा। क्या मैं उस अबॉमिनेशन की भूमिका निभा रहा हूं? सन्नी और नेफिस ने पहले चर्चा की थी कि वे इस नाइटमेयर में कैसे पहुंचे, किसकी रोल उन्होंने ली थी, और क्या मैड प्रिंस वहीं मर गया था, जैसा कि फ्लोटसम पर लिखे डिरेंज्ड रून्स से लगता था। यह संभव था कि करप्टेड टाइटन एक असेंडेड टायरेंट बन गया हो स्पेल की वजह से। लेकिन एक और डरावना पॉसिबिलिटी यह थी कि मैड प्रिंस फ्यूचर से आया सन्नी का वर्जन हो सकता है, जो करप्शन में खो गया हो या सिन ऑफ सोलेस बन गया हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे अचानक बहुत ठंड लगने लगी। लेकिन वह सोच बहुत ही कंपेलिंग थी, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था। रून्स, मैडनेस फैलाने की क्षमता और रिजेम्बलेंस। सिर्फ मैड प्रिंस ही नहीं, बाकी 6 प्लेग्स भी अजीब तरह से कोहोर्ट के डिस्टॉर्टेड वर्जन्स जैसे लगते थे। सोल स्टीलर, जो दूसरों की स्किन पहन सकता था। अनडाइंग स्लॉटर, जो ब्लड लस्ट में डूबा था। डिवावरिंग बीस्ट, जो अपने दुश्मनों को खा जाता था। नेफिस को छोड़कर, जो इनकरप्टिबल थी। यह बहुत ही एब्सर्ड विचार है। सन्नी मानना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ पॉसिबिलिटीज को नकारा भी नहीं जा सकता था। अगर टूम्ब ऑफ एरियल में टाइम डिस्टॉर्शन हुआ हो तो? अगर वे फ्यूचर में जाकर खुद ही इन मॉन्स्टर्स में बदल गए हों? लेकिन क्या चांसेस हैं कि सभी बचकर सेंट्स बन जाएं और फिर भी ऐसे बन जाएं? यह ज्यादा संभव था कि स्पेल ने बस ट्विस्टेड वर्जन्स क्रिएट किए हों। फिर भी वह सोचता रहा, वेकिंग वर्ल्ड के रून्स फ्लोटसम पर कैसे आए? कुछ देर बाद ग्लोइंग वाटर्स डिम हो गए और ग्रेट रिवर से 7 सूरज उग आए। अनंके और नेफिस जाग चुके थे। सन्नी ने कुछ पल आंखें बंद की और हैवी थॉट्स को हटाने की कोशिश की।
फिर उसने सेंट और इम्प को डिसमिस कर दिया। अब नया दिन शुरू करना था। उन्हें जल्द ही फॉलन ग्रेस की ओर निकलना था। मुझे नाइटमेयर को जल्दी मजबूत करना होगा। मैड प्रिंस उसके सपनों में फिर आ सकता था। उसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना था और इसके लिए उसे मेमोरीज क्राफ्ट करनी होंगी। क्राउन ऑफ ट्वाइलाइट से एसेंस मिलने के कारण यह काम अब आसान था। वह सोचते हुए बाहर चला गया। चैप्टर 1318 लीविंग वीव। सन्नी, नेफिस और अनंके ने कई दिन तक नाइटमेयर स्पेल के टेंपल में बिताए। उन्होंने आराम किया और इस उदास शहर वीव में घूमकर आगे की यात्रा की तैयारी की। ये दिन काफी शांत और सुकून भरे थे, लेकिन साथ ही बहुत बिटर स्वीट भी थे, क्योंकि तीनों को पता था कि अब उनका साथ खत्म होने वाला है। युवा प्रीस्टेस अनंके, जो पिछले कई हफ्तों से उनकी केयरटेकर और गाइड बनी हुई थी, अब उनके साथ आगे नहीं जा सकती थी। फॉलन ग्रेस यानी सिटी ऑफ डस्क उस सीमा से बहुत दूर था जहां तक वह जा सकती थी। रिवरबोर्न की यही किस्मत थी। सन्नी और नेफिस दोनों जानते थे कि भविष्य में अनंके के साथ क्या होने वाला है, इसलिए वे अपने इमोशंस छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनके दिल में एक भारी शैडो था। अनंके खुद अपनी बिटर फेट को लेकर शांत थी। उसके चेहरे पर अक्सर एक हल्की स्माइल रहती थी और वह पूरी मेहनत से उनकी जर्नी की तैयारी कर रही थी। सन्नी और नेफिस को अब आगे की यात्रा अकेले करनी थी। उन्हें सप्लाइज और नॉलेज चाहिए था ताकि वे फॉलन ग्रेस तक पहुंच सकें, इसलिए अनंके उनकी पूरी मदद कर रही थी। उन्होंने वीव के खाली रूइंस से कई रिसोर्सेस इकट्ठा किए। अनंके ने उन्हें ग्रेट रिवर में नेविगेशन करना और उसके खतरों को पहचानना भी सिखाया। नेफिस ने एन्चांटेड कैच को स्टीयर करना सीखा, जबकि सनी शैडो एसेंस की थ्रेड्स वीव करने और एस्टुअरी की का अध्ययन करने में लगा रहा। आखिरकार वीव में उनके लिए कुछ भी नहीं बचा था। सुबह की 7 सूर्यों की रोशनी जब हवा में फैली, अनंके उन्हें खाली सड़कों से होते हुए आखिरी बार कैनाल तक ले गई और ग्रेसफुल कैच पर हल्के से चढ़ गई। कम, आज हम डाउनस्ट्रीम सेल करेंगे। सन्नी और नेफिस ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर चुपचाप बोट पर चढ़ गए। अनंके मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही थी और फिर हेम की ओर इशारा किया। माय लेडी, बेहतर होगा कि आप स्टीयरिंग प्रैक्टिस करें जबकि मैं अभी आपके साथ हूं। याद रखिए हमारी लेसन्स। आप जरूर सफल होंगी। नेफिस ने कुछ देर उसे देखा, उसका चेहरा शांत था। फिर थोड़ी हेजिटेशन के बाद वह हेल्म्समैन की सीट पर बैठ गई और ओर पकड़ लिया। सन्नी ने फ्राउन किया। वेट, तुम्हारे बारे में क्या? अगर हम कैच लेकर चले गए तो तुम वापस वीव कैसे जाओगी? अनंके ने सिर हिलाया। वीव डाउनस्ट्रीम भी उतना ही फैला हुआ है जितना अपस्ट्रीम। रास्ते में कई आइलैंड शिप्स होंगे जहां हम रुकेंगे। फिर मैं लोअर हाउस ऑफ पार्टिंग पर तुम्हें छोड़ दूंगी, जहां से मुझे वापस जाने के लिए दूसरी बोट्स मिल जाएंगी। सन्नी ने कुछ देर सोचा और फिर रिलक्टेंटली सिर हिला दिया। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि अनंके को कैसे छोड़ना है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। एक साय के साथ वह डेक पर बैठ गया। आज उनकी यूजुअल पोजीशंस भी बदल गई थीं। नेफिस हेम संभाल रही थी और अनंके उसके पास बैठी थी, जबकि सन्नी थोड़ा दूर था। अनंके की खूबसूरती अब भी उसे अजीब महसूस कराती थी, खासकर उसकी ब्राइट स्माइल और उसके दिल का हैवी फीलिंग। थैंक यू माय लॉर्ड। सन्नी ने सरप्राइज होकर उसकी ओर देखा। मैं? किस लिए? अनंके ने हल्की साय ली और वीव के खाली दृश्य को देखा। मेरे बर्थ प्लेस के बारे में जानने और उसे समझने के लिए। मुझे खुशी है कि मैंने इसकी कहानियां किसी के साथ शेयर की।
सन्नी ने कुछ पल सिर झुकाकर चुप्पी रखी। ठीक है, कोई बात नहीं। तभी नेफिस ने एक गहरी सांस ली और एक रिजोल्यूट आवाज में कुछ कहा। उसका शब्द कैनाल की दीवारों से एको हुआ और पानी पर हल्का रिप्पल फैल गया। ऐसा लगा जैसे उस शब्द में कोई इनविजिबल पावर हो। तुरंत ही एक तेज हवा उठी और कैच के सेल्स भर गईं। यह अनंके की हवा बुलाने से अलग था। नेफ की शेपिंग ज्यादा डायरेक्ट और रफ थी, लेकिन उसमें एक वाइल्ड और स्ट्रॉन्ग विल थी। इसलिए कम पावर होने के बावजूद भी हवा बोट को आगे धकेल रही थी। वर्ड वही था, लेकिन रिजल्ट अलग था। यह सोर्सरी ऑफ नेम्स की नेचर की वजह से था। यह एसेंस थ्रेड्स या रून्स की तरह फिक्स्ड सिस्टम नहीं था, बल्कि सेपर खुद कॉन्ड्यूइट बनता था। नेफिस की रैंक अनंके से कम थी, इसलिए उसकी पावर कम थी। लेकिन उसमें सन गॉड की डिवाइन लिनिएज थी और उसका अपना ट्रू नेम भी था। ट्रू नेम वाले लोग वर्ल्ड की मिस्टिकल पावर्स से ज्यादा क्लोजली जुड़े होते हैं। इसलिए नेफिस कैच को ठीक से कंट्रोल कर पा रही थी। यू आर डूइंग ग्रेट माई लेडी। अगला नेम ऑफ कंसीलमेंट बोलो। नेफ थोड़ी हेजिटेंट हुई, उसका चेहरा थोड़ा पेल था। सोर्सरी ऑफ नेम्स भी बाकी सोर्सरी की तरह आसान नहीं थी। वर्ड बोलना एसेंस खर्च नहीं करता था, लेकिन उसे कंट्रोल करना बॉडी और सोल पर स्ट्रेन डालता था। आखिर में उसने दांत भींचकर बाकी नेम्स बोले और उन्हें एक फ्रेज में जोड़ दिया। कैच तेजी से ग्रेट रिवर के कनाल्स से बाहर निकल गई और खुले पानी में पहुंच गई। उसने उदास शहर वीव को पीछे छोड़ दिया। वे फिर से डाउनस्ट्रीम जा रहे थे और अतीत की गहराइयों में उतर रहे थे। चैप्टर 1319 हाउस ऑफ यूथ। अगली सुबह वे पहले रिमोट आइलैंड शिप पर पहुंचे, जिसके बारे में अनंके ने उन्हें बताया था। वह धीरे धीरे हराइजन के पीछे से दिखाई देने लगा, ड्रीम लाइक सनलाइट में चमकता हुआ। यह हाउस ऑफ पार्टिंग जैसा नहीं था। यह आर्टिफिशियल आइलैंड बहुत बड़ा था और इसमें सिर्फ एक अकेली इमारत नहीं बल्कि पूरा डिस्ट्रिक्ट था। यहाँ कई घर, गार्डन्स और वाटर फीचर्स थे जो रंग-बिरंगे और चमकदार थे। हालांकि वीव की वही वीरानी यहाँ भी थी, फिर भी यह जगह अजीब तरह से फेस्टिव लग रही थी। देखकर आसानी से समझ आ रहा था कि यह कभी कितना जीवंत रहा होगा। अनंके की आंखों में नॉस्टैल्जिया चमकने लगा। वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, उसकी आवाज मेलोडियस थी। यह हाउस ऑफ यूथ है। सन्नी और नेफिस उस ब्राइट आइलैंड शिप को देखते रहे, सोचते हुए कि इसका पर्पस क्या होगा। यह दृश्य थोड़ा अपलिफ्टिंग भी था और थोड़ा सैड भी। इस सुंदर माहौल के बीच खालीपन और भी ज्यादा महसूस हो रहा था। युवा प्रीस्टेस ने साय किया। यह 7 हाउसेस में से एक है, जहां रिवरबोर्न अपने बचपन और किशोरावस्था बिताते हैं। थोड़ा रुककर उसने समझाया, जैसा आप सोच सकते हैं, यहाँ ग्रेट रिवर पर बच्चे अलग तरीके से बड़े होते हैं। जन्म से ही उनका शरीर नदी की करंट्स के टाइम पर डिपेंड करता है। अगर उन्हें अपस्ट्रीम ले जाया जाए, तो वे जल्दी अडल्ट बन जाते हैं और उनके पेरेंट्स को भी उनके साथ रहने के लिए जल्दी बूढ़ा होना पड़ता है। कुछ जनरेशन्स में फैमिलीज टूट जाती हैं और एक सिटी बिखर जाती है। अनंके ने सिर हिलाया। इसलिए बच्चों को बिना मैच्योरिटी के अडल्ट बनाना भी गलत है। इसलिए 7 हाउसेस बनाए गए। वैसे मुझे यह समझाना थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि टूम्ब ऑफ एरियल में यही नॉर्मल लाइफ है। मुझे तो बाहर के लोगों का तरीका अजीब लगता है। वह हल्की हंसी हंसी। मुझे अपनी मदर की बात पर भरोसा नहीं हुआ था जब उसने कहा कि बाहर के बच्चे बस धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और एक ही जगह रहते हैं और उन्हें अडल्ट बनने का कोई चॉइस नहीं होता।
कितना डरावना है, आप सोच सकते हैं। सन्नी और नेफिस एक दूसरे को देखकर कंफ्यूज्ड हो गए। कुछ देर बाद सन्नी ने थ्रोट साफ किया। हाँ, मैं समझ सकता हूं, लेकिन 7 हाउसेस का एग्जैक्ट पर्पस क्या है? फॉलन ग्रेस भी शायद ऐसे ही बना होगा, इसलिए जानना जरूरी था। अनंके मुस्कुराई। यह बहुत सिंपल है। जब एक पुरुष और महिला बच्चे का फैसला करते हैं तो वे डाउनस्ट्रीम जाकर हाउस ऑफ बर्थ में जाते हैं। वहां बच्चे पैदा होते हैं और शुरुआती महीनों में वहीं रहते हैं। वह ग्रेट रिवर को देखते हुए बोली। जैसे जैसे बच्चे का माइंड मैच्योर होता है, वे अपने पेरेंट्स के साथ अगली हाउस की ओर अपस्ट्रीम जाते हैं, जहां वे टॉडलर बनते हैं। 1 या 2 साल बाद फिर तीसरी हाउस। इस तरह इससे बच्चों को प्रॉपर चाइल्डहुड मिलती है। यह परिवार के लिए खुशियों का समय होता है और हर हाउस बदलना बच्चों के लिए एक बड़ा इवेंट होता है, जैसे तुम्हारे आउटसाइडर्स के बर्थडे सेरेमनी। सन्नी ने कुछ देर सोचा और सिर हिलाया। रिवर पीपल का टाइम को देखने का तरीका अलग था। वे मंथ्स और ईयर्स गिनते थे, लेकिन उनका असली मतलब अलग था। यहाँ सीजन्स जैसे बदलाव थे, लेकिन सोलर ईयर का कॉन्सेप्ट ज्यादा मतलब नहीं रखता था। इसलिए बच्चों के लिए ग्रोइंग अप का मतलब था अपस्ट्रीम ट्रैवल करना और नया स्टेज पाना, न कि बस साल बीतना। अनंके ने उसकी सोच देखकर कहा, यह आखिरी हाउस, हाउस ऑफ यूथ, वह जगह है जहां शरीर एडल्टहुड के करीब पहुंचता है। पेरेंट्स अक्सर मुख्य सिटी लौट जाते हैं और बच्चों को अन्य यूथ्स के साथ छोड़ देते हैं। लेकिन हर बच्चा अलग समय पर मैच्योर होता है। कुछ कुछ साल में चले जाते हैं, कुछ ज्यादा समय रहते हैं, और कुछ लेजी लोग तो दशकों तक अडल्ट बनने से बचते हैं। उसके गाल हल्के पिंक हो गए। उफ, मैं भी शायद उन्हीं में से एक थी। सन्नी हल्का मुस्कुराया, यह सोचकर कि जो बूढ़ी और गंभीर अनंके वह जानता है, वह कभी ऐसी शरारती रही होगी। उसने पूछा, लेकिन अगर ऐसा है तो ये यूथ्स अपने खुद के फैमिलीज कैसे बनाते हैं? अगर वे हाउस ऑफ बर्थ में जाएंगे तो फिर तो वे इन्फेंट्स बन जाएंगे, है ना? अनंके ने सिर हिलाया। हाँ, इसलिए हर सिटी हर जेनरेशन में थोड़ा अपस्ट्रीम माइग्रेट करती है। इससे युवाओं को अपने बच्चे पैदा करने का मौका मिलता है। हाँ, इससे उनके पेरेंट्स थोड़ा बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन हमारी लाइफ स्पैन्स लंबी होती हैं। भविष्य अतीत से ज्यादा दयालु है। और सबसे बड़े लोग 7 हाउसेस में गाइडेंस रोल्स संभालते हैं। वह कुछ पल चुप रही। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि पॉपुलेशन का पुराना हिस्सा माइग्रेट न कर पाए। वीव में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बहुत लोग करप्टेड से लड़ते हुए मर गए और बाकी समय पर हाउस ऑफ पार्टिंग छोड़ देते थे। हमारा इतिहास भी इतना पुराना नहीं है। लेकिन नीचे की ओर, जहां साइबिल्स के बड़े शहर थे, वहां नए सेटलमेंट्स इसी तरह बनते थे। युवा अलग होकर नई जिंदगी शुरू करते थे। सन्नी और नेफिस चुप रहे, इस अजीब सिविलाइजेशन के बारे में सोचते हुए। रिवर पीपल की लाइफ पूरी तरह अलग थी। पेरेंटहुड, चाइल्डहुड और ग्रोइंग अप, सब कुछ अलग तरीके से होता था। लाइफ हमेशा रास्ता ढूंढ ही लेती है। लेकिन यही बात इसे और भी दुखद बना रही थी, क्योंकि अब यह सभ्यता खत्म हो चुकी थी। अनंके ने साय किया। मेरे हाउस ऑफ यूथ छोड़ने के बाद सिर्फ एक माइग्रेशन हुआ था। इसलिए मैं तुम्हें सभी 7 हाउसेस से होते हुए हाउस ऑफ पार्टिंग तक ले जा पाऊंगी। बस कुछ ही दिन लगेंगे। फिर वह नेफिस की ओर मुस्कुराई। इस बीच माय लेडी, मैं आपको कैच कंट्रोल करना और अच्छे से सिखाऊंगी। जब वह और नेफ बात कर रहे थे,
सन्नी ब्राइट बिल्डिंग्स को देखता रहा जो धीरे धीरे पास आ रहे थे और फिर पीछे छूटते जा रहे थे। वह सोच रहा था कि अनंके का बचपन कैसा रहा होगा और उसका अपना बचपन कितना ठंडा और खाली था। अजीब बात थी, एक लड़की जो डीमन ऑफ ड्रेड द्वारा बने टूम्ब में पैदा हुई थी, अपने बचपन को छोड़ना नहीं चाहती थी, और वह जो वेकिंग वर्ल्ड में पैदा हुआ था, अपने बचपन से जल्दी बाहर निकलना चाहता था। और अंत में दोनों इसी कैच में एक साथ आ गए थे। सनी ने साय किया, काश भविष्य के बच्चे वेकिंग वर्ल्ड के फ्यूचर में उसकी तरह जी पाते, मेरी तरह नहीं। यह सोच बहुत अजीब थी। चैप्टर 1320 चाइल्डहुड्स एंड। आखिरकार अनंके ने स्टीयरिंग ओर की जगह नेफिस को रिप्लेस कर दिया। नेफ पूरे दिन वाइन्स को कमांड करने के बाद थकी हुई लग रही थी, लेकिन सन्नी को लगा कि उसकी आंखों में सिर्फ थकान से ज्यादा कुछ डलनेस थी। उसने उसकी तरफ एक सवाल भरी नजर डाली और पूछा, आर यू ऑल राइट? वह कुछ पल रुकी, फिर साइलेंटली सिर हिला दिया। कैच के साइड से पीठ लगाकर बैठते हुए नेफिस ने थककर आंखें बंद कर लीं। वह वीव से निकलने के बाद से सोई नहीं थी, और भले ही मास्टर्स कई दिनों तक जाग सकते थे, फिर भी मेंटल फटीग धीरे धीरे असर दिखाने लगती थी। लगता है वह उस चीज के बारे में बात नहीं करना चाहती जो उसे परेशान कर रही है। सन्नी ने नेफ के पेल चेहरे को देखा, फिर क्वाइटली नाइटमेयर को सम्मन किया और उसे उसके ड्रीम्स की गार्ड करने का आदेश दिया। वह टेनेब्राउस स्टीड नाव के बो पर शैडोज में छिप गया, बिना शेप का और वॉचफुल। इससे भी संतुष्ट न होकर सन्नी ने अपनी एक शैडो को छोड़कर बाकी सभी शैडोज को खुद के साथ जोड़ लिया। प्रिंस ऑफ मैडनेस के मैनिफेस्टेशन से मिलने की मेमोरीज अभी भी उसके मन में हॉन्टिंग थीं। कुछ देर बाद अब करने को कुछ नहीं था, इसलिए वह फिर से एसेंस थ्रेड्स वीव करने लगा। सनी कैच के डेक पर लेग्स क्रॉस करके बैठ गया और उसके फिंगर्स हवा में चलने लगे। अब वह एसेंस स्ट्रिंग्स बनाने में इतना प्रोफिशिएंट हो चुका था कि उसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। यह उस समय से बहुत अलग था जब उसने पहली बार वीविंग करने की कोशिश की थी और उसके हाथ अक्सर कटकर बोन तक चले जाते थे। उसका पेनफुल एक्सपीरियंस और बोन वीव की वजह से फिंगर टिप्स की बढ़ी हुई सेंसिटिविटी ने काम आसान कर दिया था। अब सन्नी को सिर्फ टाइम और एसेंस की जरूरत थी ताकि वह जितना लंबा थ्रेड चाहिए उतना बना सके और मेमोरी वीव कर सके। फिर भी इसमें समय लगता था। थोड़ी देर बाद अनंके ने क्यूरियोसिटी से उसे देखा और पूछा, माय लॉर्ड, अगर आपको आपत्ति न हो तो पूछूं, आप क्या कर रहे हैं? सन्नी कुछ पल चुप रहा, फिर हल्का सा सिर घुमाया। वह हेजिटेट हुआ क्योंकि उसे पता था कि डीमन ऑफ फेट से जुड़ी चीजों के बारे में वह कैसी वियर्ड होती है। फिर भी उसने कहा, आई एम क्रिएटिंग एसेंस स्ट्रिंग्स वीविंग। उसकी एज़्योर आंखें हल्की सी चौड़ी हो गईं। आप वीवर हैं, माय लॉर्ड? अ वीवर? सन्नी ने सिर थोड़ा झुकाया। अगर आपका मतलब वीवर्स सोर्सरी इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति से है तो हाँ, हालांकि मैं इसमें बहुत प्रोफिशिएंट नहीं हूं। युवा प्रीस्टेस उसे रेवरेंस से देख रही थी। उसने साय किया, क्यों, क्या ये वीवर्स आपके समय में बहुत रेयर थे? उसने धीरे से सिर हिलाया। एक्सट्रीमली सो, माय लॉर्ड। डीमन ऑफ फेट द्वारा बनाई गई सोर्सरी ऐसी नहीं थी जिसे मॉर्टल्स आसानी से सीख सकें, या गॉड्स भी। बहुत कम लोग थे जिन्होंने इसे मास्टर किया। नाइटमेयर स्पेल के 2 हाई प्रीस्ट्स में से एक ऐसा सोर्सरर था। मेरी मदर ने बताया था कि वह सोल्स को शेप करने वाला और हर तरह की मैजिक में मास्टर था। क्या आपके फ्यूचर में आपके जैसे बहुत से वीवर्स हैं? सन्नी ने धीरे से सिर हिलाया।
नो, कुछ लोग हैं जिनके एस्पेक्ट्स उन्हें मेमोरीज क्रिएट करने देते हैं, लेकिन जहां तक मुझे पता है, मैं अकेला हूं जो सच में वीवर्स सोर्सरी जानता है, बिना अपनी एबिलिटीज की लिमिट्स के बंधे हुए। उसने साय किया। आई नेवर हैड अ टीचर दो। जो कुछ भी मैं जानता हूं मैंने खुद सीखा है। इसलिए मैं सिर्फ स्पेल द्वारा बनाए गए वीव्स की कॉपीज बना सकता हूं या उन्हें थोड़ा मॉडिफाई कर सकता हूं। युवा प्रीस्टेस कुछ देर उसे साइलेंटली देखती रही, फिर मुस्कुराई। बट माय लॉर्ड, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि नाइटमेयर स्पेल ही आपका टीचर है? इससे बेहतर टीचर और कौन हो सकता है? उसके माउथ का कॉर्नर ट्विच हुआ। अचानक गंभीर होकर सन्नी ने नजरें हटा लीं। शायद स्पेल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, सच में। अनंके की स्माइल और बढ़ गई। यू आर बिलवेड बाय फेट देन। आई फील एट ईज। उसने अपना चेहरा छुपा लिया ताकि अनंके उसकी आंखों में मौजूद डार्क रिजेंटमेंट न देख सके। बिलवेड बाय फेट, हा? सन्नी वास्तव में फेटेड था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि फेट उसके लिए काइंड था। इसका मतलब था कि वह फेट की स्ट्रिंग्स में एक हेल्पलेस पपेट की तरह बंधा हुआ था। एक तरह से इसका मतलब था कि उसे कभी पीस नहीं मिलेगी जब तक वह इन स्ट्रिंग्स को तोड़ना नहीं सीख लेता। यह तो ज्यादा ऐसा है जैसे मैं कर्स्ड हूं। लेकिन क्या उसका फेट यह नहीं था कि वह डिफाइड बने, अपना चेहरा नोच ले और एक मैड अबॉमिनेशन में बदल जाए? क्या यही उसका फ्यूचर नहीं था? सन्नी कांप गया उस डरावने पॉसिबिलिटी को याद करके। नहीं, नहीं हो सकता। मैं मर जाऊंगा इससे पहले। मैं मर जाऊंगा अगर यही एकमात्र आउटकम है। वह स्टुपिड थ्योरी गलत होनी चाहिए। मैड प्रिंस, मैं कभी वह नहीं बनूंगा। आंखें बंद करके उसने खुद को शांत किया और फिर से एसेंस स्ट्रिंग्स वीव करने पर ध्यान दिया। लेकिन उसके फिंगर्स कांप रहे थे। जब तक 7 सूरज फ्लोइंग वाटर की सरफेस को छूने लगे, स्विफ्ट कैच 7 हाउसेस के दूसरे हिस्से पर पहुंच गया। नाव को मोड़ करके उन्होंने रात के लिए कैंप किया। यह एक ऐसी जगह लग रही थी जहां कभी जीवन था, लेकिन अब वह खत्म हो चुका था। बच्चे चले गए थे, पेरेंट्स चले गए थे, और जल्द ही 7 हाउसेस भी खत्म हो जाएंगे, ग्रेट रिवर की एटर्नल करंट्स में खोकर। सुबह सन्नी विंड कैचर्स की क्रीकिंग से जागा। अनंके को शोर पर कुछ देर अकेले वॉक करने देने के बाद वे फिर से नदी में आगे बढ़ गए। एक और दिन में उन्होंने तीसरे हाउस को पार किया। तब तक अनंके की अपीयरेंस बदल चुकी थी। वीव में वह सन्नी और नेफिस से थोड़ी बड़ी लगती थी, लेकिन अब वह उनकी उम्र की या उससे भी छोटी लग रही थी। चौथे हाउस तक पहुंचते पहुंचते वह लेट टीन्स की लगने लगी थी। कैच के अंदर का माहौल डार्क हो गया था। उसके इनोसेंट टीनेज चेहरे को देखकर यह डिनाई करना मुश्किल था कि उन्हें उसे सून पीछे छोड़ना होगा। हाउस ऑफ पार्टिंग अब ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन उससे पहले उन्हें 7 हाउसेस के बाकी 3 हिस्सों से गुजरना था। लेकिन जब वे 5th हाउस को देखने वाले थे, अनंके का एक्सप्रेशन टेंस हो गया, क्योंकि वह आर्टिफिशियल आइलैंड कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। चैप्टर 1321 ड्राउनिंग आइलैंड। सन्नी और नेफिस ने ग्रेट रिवर के बहते पानी में सफर करना थोड़ा बहुत सीख लिया था, लेकिन अभी भी उन्हें यह ठीक से पता नहीं था कि 7 हाउसेस एक दूसरे से कितनी दूर हैं। फिर भी अनंके के चेहरे को देखकर उन्हें जल्दी समझ आ गया कि कुछ गलत है। युवा प्रीस्टेस हमेशा शांत रहती थी या मुस्कुराती रहती थी, लेकिन इस बार उसके नरम चेहरे पर गहरी चिंता दिखाई दे रही थी और उसकी चमकती एज़्योर आंखों पर एक अंधेरा सा साया था। सबसे पहले सन्नी ने यह नोटिस किया। उसने अनंके को ध्यान से देखा,
फिर पूछा, क्या हुआ? अनंके कुछ देर चुप रही। अब तक हमें थर्ड हाउस पहुंच जाना चाहिए था, माय लॉर्ड। वीव के बच्चों के बचपन के लिए 7 आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए गए थे। उनका सफर 5th आइलैंड तक जाना था, लेकिन उनकी गिनती उल्टी तरफ से होती थी। हाउस ऑफ बर्थ सबसे नीचे डाउनस्ट्रीम में था और हाउस ऑफ यूथ सबसे ऊपर। इसलिए थर्ड हाउस असल में 5वां आइलैंड था जिसे उन्हें देखना चाहिए था, लेकिन वह गायब था। युवा प्रीस्टेस ने ग्रेट रिवर के विशाल पानी की तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, शायद आइलैंड के मैकेनिज्म्स खराब हो गए होंगे और वह बह गया होगा। मैं यहाँ बहुत समय से नहीं आई हूँ, लेकिन इतनी जल्दी उसकी हालत इतनी खराब नहीं होनी चाहिए थी। सन्नी और नेफिस ने एक दूसरे की तरफ देखा। नेफिस खड़ी हुई और उत्तर दिशा की तरफ देखने लगी। क्या किसी अबॉमिनेशन ने उसे नष्ट कर दिया होगा? अनंके ने तुरंत जवाब नहीं दिया। आखिर में उसने लंबी सांस ली। हो सकता है। संभावना कम है, लेकिन मुमकिन है। कश्ती बहाव के साथ आगे बढ़ती रही, लेकिन अब तीनों का मूड बदल चुका था। सिर्फ कोई खतरनाक नाइटमेयर क्रीचर ही नदी में नहीं छिपा था, बल्कि अगर एक आइलैंड गायब हो सकता था, तो बाकी भी नष्ट हो सकते थे। डैमनेशन! सन्नी को बाकी 2 हाउसेस की ज्यादा चिंता नहीं थी, लेकिन वह हाउस ऑफ पार्टिंग को लेकर परेशान था, वही जगह जहां अनंके उनसे अलग होने वाली थी। अनंके उन्हें अपनी कैच देने वाली थी, इसलिए वापस वीव जाने के लिए उसे दूसरी बोट चाहिए थी। हाउस ऑफ पार्टिंग पर दूसरी बोट्स होनी चाहिए थीं। लेकिन अगर वह आइलैंड भी नष्ट हो गया हो तो बड़ी समस्या हो सकती थी। इतना भी बुरा नहीं है। अगर सबसे नीचे वाला आइलैंड भी नष्ट हो गया हो तो सन्नी फिर से रिवर सरपेंट का रूप ले सकता था और बिना कैच के आगे जा सकता था। क्राउन ऑफ ट्वाइलाइट की मदद से वह उस रूप में ज्यादा देर तक रह सकता था, लेकिन फॉलन ग्रेस तक पहुंचने के लिए इतना काफी नहीं था। हालांकि पहले कम खतरनाक अबॉमिनेशंस भी थे। शायद वह और नेफिस कोई तरीका निकाल लेते जिससे वह अपनी एसेंस वापस भर सके। अभी करने के लिए कुछ नहीं था। पहले उन्हें हाउस ऑफ पार्टिंग तक पहुंचना था और देखना था कि वह अभी भी सुरक्षित है या नहीं। वे चुपचाप आगे बढ़ते रहे। 7 सन्स नदी में डूब चुके थे और ग्रेट रिवर हल्की रोशनी से चमक रही थी। तभी अचानक सन्नी सतर्क हो गया और दूर देखने लगा। कुछ पल बाद उसने आगे इशारा किया और गंभीर आवाज में कहा, मुझे वहां कुछ दिख रहा है। अनंके ने बिना कुछ कहे स्टीयरिंग और घुमाया और कैच उस दिशा में बढ़ने लगी। करीब 10 मिनट बाद दूर एक बड़ा काला आकार दिखाई देने लगा। वह पानी के ऊपर किसी पहाड़ की तरह खड़ा था। सन्नी और नेफिस ने तुरंत अपने वेपन्स बुला लिए। अनंके ने भी अपना हारपून तैयार कर लिया, लेकिन खतरा नहीं था। जैसे जैसे कैच पास गई, उन्हें समझ आया कि वह क्या था। एक टूटा हुआ प्लेटफॉर्म जो किसी विशाल लेवायथन की हड्डियों पर बना था, पानी में आधा डूबा हुआ था। पहले उन्होंने उसका एक किनारा देखा जिस पर सीवीड और बार्नकल्स उगे हुए थे। सन्नी को थोड़ा समय लगा यह समझने में कि वह किसी आइलैंड शिप का निचला हिस्सा देख रहा था। फिर विशाल वाटर व्हील्स दिखाई दिए, टूटे हुए और रुके हुए, हवा में लटके हुए। जब वे आइलैंड के दूसरे हिस्से तक पहुंचे तो असली तबाही दिखाई दी। जो इमारतें अभी पानी के ऊपर थीं, वे भी ज्यादातर टूट चुकी थीं। गार्डन्स बर्बाद हो चुके थे। साफ सुथरी सड़कें अब रूइंस का मेस बन गई थीं। ऊंचे विंड कैचर्स टूट चुके थे और उनके ब्लेड्स नदी में फटे हुए सेल्स की तरह निकले हुए थे। यह थर्ड हाउस के बचे हुए अवशेष थे। उस भयानक तबाही को देखकर सन्नी की रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई।
इसे इतनी बुरी तरह किसने नष्ट किया होगा? ऐसा लग रहा था जैसे कोई पागल टाइटन इस फ्लोटिंग आइलैंड पर टूट पड़ा हो। नेफिस ने अपनी स्वॉर्ड की पकड़ मजबूत कर ली। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में सफेद स्पार्क्स चमक रहे थे। कोई अबॉमिनेशन? अनंके चुप रही और रूइंस को देखती रही। आखिर में उसने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, माय लेडी। हमें यहां से जल्दी निकल जाना चाहिए। अपनी असली उम्र और युवा रूप के बावजूद प्रीस्टेस झूठ बोलने में अच्छी नहीं थी। सनी समझ गया कि वह कुछ छिपा रही है। लेकिन क्योंकि अनंके बोलना नहीं चाहती थी, उसने अभी ज्यादा सवाल नहीं किए। उसे अनंके पर इतना भरोसा था। युवा प्रीस्टेस ने स्टीयरिंग और नेफिस को दे दिया और खुद हारपून लेकर कैच के आगे खड़ी हो गई। वे टूटे हुए आइलैंड के पास से गुजरते रहे और उसकी पूरी तबाही को देखते रहे। तीनों चुप थे, लेकिन उनके चेहरे गंभीर और अनईजी थे। आखिरकार वे उस डूबते आइलैंड को पीछे छोड़कर ग्रेट रिवर के बहाव के साथ आगे बढ़ गए। 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा। सन्नी को डर था कि कोई भयानक क्रीचर उन पर हमला करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ समय बाद पहला सन फिर से पानी से ऊपर उठा। आसमान का अंधेरा हटने लगा और नया दिन शुरू हुआ, हमेशा की तरह सुंदर और चमकीला। लेकिन इस बार कुछ अलग था। जब सातों सन्स पूरी तरह ऊपर आ गए, सन्नी ने देखा कि बहुत दूर आगे अभी भी अंधेरा छाया हुआ था। वह ग्रेट रिवर और आसमान के बीच एक विशाल दीवार जैसा लग रहा था। अनंके भी उसी अंधेरे को देख रही थी। उसका युवा चेहरा पीला पड़ गया था। सन्नी ने भौहें सिकोड़ लीं। क्या है वह? कोई एंशिएंट अबॉमिनेशन अपनी शक्ति दिखा रहा है, या कोई डिफाइल्ड? युवा प्रीस्टेस ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, माय लॉर्ड। उससे भी ज्यादा बुरा। उसकी मधुर आवाज गंभीर हो गई। वह एक स्टॉर्म है। कुछ पल रुककर उसने कहा, एक टाइम स्टॉर्म। चैप्टर 1322 ब्रोकन टाइम। वे डरावने शब्द हवा में ऐसे रुक गए, जैसे दूर आसमान को ढकती हुई अंधेरे की दीवार कोई बुरा संकेत दे रही हो। सन्नी और नेफिस ने अनंके की तरफ देखा। उसके चेहरे पर पहली बार इतनी उदासी और चिंता दिख रही थी। यह पहली बार था जब दोनों ने उस यंग प्रीस्टेस को इतना परेशान देखा। तीनों का दृश्य थोड़ा अजीब लगता था। 2 बैटल हार्डन्ड वॉरियर्स एक टीनेज लड़की की तरफ देख रहे थे और उसके गाइडेंस का इंतजार कर रहे थे। सन्नी ने भौहें सिकोड़ लीं। टाइम स्टॉर्म। अनंके ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, माय लॉर्ड। मैंने पहले भी बताया था कि ग्रेट रिवर में टाइम हमेशा स्टेबल नहीं रहता। कुछ जगहों पर समय रुक जाता है, कुछ जगह बड़े व्हर्लपूल्स होते हैं जिनसे कोई बाहर नहीं निकल सकता, और कई तरह की डेंजरस टाइड्स होती हैं। टाइम स्टॉर्म उनमें से सबसे डेंजरस अनोमलीज में से एक है। उसका चेहरा और गंभीर हो गया। यह एक घूमती हुई डिजास्टर है जो टाइम को मोड़ देती है और फाड़ देती है। इसके अंदर पूरा केओस भरा होता है। ये स्टॉर्म्स ग्रेट रिवर के उस हिस्से से आते हैं जो डूम वॉर के आखिरी दिनों से जुड़ा है, जब डेमॉन्स और गॉड्स के बीच अंतिम विनाशकारी लड़ाइयां हुई थीं और दोनों पक्ष खत्म हो गए थे। ये स्टॉर्म्स आमतौर पर इतनी ऊपर तक नहीं आते। मुझे माफ कीजिए। नेफिस ने सिर हिलाया। तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, अनंके। यह तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन हम इससे बचेंगे कैसे? यंग प्रीस्टेस कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मुझे नहीं लगता कि हम बच सकते हैं।
उसने कुछ शब्द बोले और आसानी से नेफ की शेपिंग को दबा दिया। जो हवा अभी तक कैच की सेल्स को भर रही थी वह गायब हो गई। अगले ही पल एक तेज गेल लकड़ी की नाव से टकराई और पूरी बोट चरमराने लगी। यह हवा किसी ने बनाई नहीं थी। उससे भी बुरी बात, वह डाउनस्ट्रीम की तरफ से आ रही थी और उनके बाल पीछे की ओर उड़ रहे थे। इसका मतलब था कि हराइजन को निगलती हुई अंधेरे की दीवार उनकी तरफ बढ़ रही थी। कम से कम एक नॉर्मल स्टॉर्म तो ऐसा ही करता। अनंके के चेहरे को देखकर लग रहा था कि टाइम स्टॉर्म भी वैसा ही था। सन्नी ने मन ही मन गाली दी। क्या हम इससे तेज भाग सकते हैं? यंग प्रीस्टेस जल्दी से कैच के किनारे गई और नीचे बहते साफ पानी को देखने लगी। कुछ पल बाद उसने दांत भींच लिए। मुझे नहीं लगता, माय लॉर्ड। हम पहले ही इसके आउटर रीचेस में फंस चुके हैं। तभी सन्नी ने महसूस किया कि ग्रेट रिवर का करंट बहुत तेज हो चुका था। पहले समझना मुश्किल था क्योंकि कैच पूरी स्पीड से आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब जब नाव धीमी हो गई थी बदलाव साफ दिख रहा था। हवा स्टॉर्म को उनकी तरफ धकेल रही थी और रिवर का करंट उन्हें स्टॉर्म के अंदर खींच रहा था, जैसे कोई ट्रैप हो। डैम इट! तो फिर हम क्या करें? अनंके ने अंधेरे की दीवार को गंभीर नजरों से देखा, फिर गहरी सांस लेकर जबरदस्ती मुस्कुराई। हमें बस इसका सामना करना होगा, माय लॉर्ड और लेडी। सन्नी और नेफिस उसे हैरानी से देखने लगे। अभी तो उसने कहा था कि टाइम स्टॉर्म केओटिक और डेडली होता है। थर्ड हाउस उनसे कहीं बड़ा और मजबूत था, फिर भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया। तो उनकी छोटी सी कैच कैसे बचेगी? यंग प्रीस्टेस ने सिर हिलाया। इतना भी बुरा नहीं है जितना सुनाई देता है। आखिर मैं एक ट्रांसेंडेंट हूं। वीवर के फॉलोअर्स को अपस्ट्रीम आने के लिए उस डेंजरस इलाके से गुजरना पड़ता था जहां से ये स्टॉर्म्स आते हैं, इसलिए हमें इन्हें सरवाइव करना आता है। उसकी आवाज कॉन्फिडेंट थी, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उनकी शंका देखकर अनंके ने धीरे से सांस छोड़ी। मुझे काफी यकीन है कि मैं इस छोटी कैच को टूटने से बचा सकती हूं। सच तो यह है कि छोटा वेसल होना हमारे लिए लकी है। लेकिन उसने फिर स्टॉर्म की दीवार की तरफ देखा जो अब और करीब आ चुकी थी। बहुत जरूरी है कि हम में से कोई भी पानी को टच न करे और कैच से अलग न हो। जो स्टॉर्म फ्रंट हम देख रहे हैं वह असली डिजास्टर नहीं है। असली हॉरर पानी के नीचे है, ब्रोकन टाइम की करंट्स में। अगर कोई रिवर में गिर गया तो वह कभी वापस नहीं आएगा। सन्नी का चेहरा बिगड़ गया। रिवर सरपेंट बनने का उसका आइडिया अब खत्म हो चुका था। अब उसके पास सिर्फ अनंके पर भरोसा करने का रास्ता था। ऐसा नहीं था कि उसे उस पर भरोसा नहीं था, लेकिन अचानक उसे फॉरगॉटन शोर का डार्क सी याद आ गया। वहां भी ऐसा ही स्टॉर्म था और उसके अंदर एक टेरिफाइंग क्रीचर छिपा हुआ था। उसका चेहरा और खराब हो गया। उस अंधेरे के अंदर कोई एंशिएंट अबॉमिनेशन तो नहीं छिपा है ना? अनंके ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, फिर हल्का मुस्कुराकर सिर हिलाया। नहीं माय लॉर्ड, डिफाइल्ड भी ब्रोकन टाइम में सरवाइव नहीं कर सकते। वे भी इन स्टॉर्म्स से बचते हैं। सन्नी ने लंबी सांस ली और डाउनस्ट्रीम की तरफ उदास चेहरा बनाकर देखने लगा। कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में पूछा, तो हमें एक बहुत रफ राइड के लिए तैयार होना चाहिए? यंग प्रीस्टेस ने सिर हिलाया। हाँ, माय लॉर्ड बहुत वाइज हैं। लेकिन सन्नी का मूड इतना खराब था कि उसे इस प्रेस से भी खुशी नहीं हुई। उसने सिर हिलाया और शरीर स्ट्रेच करने लगा,
लेकिन फिर रुक गया। उसे एहसास हुआ कि यह सब बेकार था। वे किसी बैटल की तैयारी नहीं कर रहे थे। यहाँ सोर्ड्स, आर्मोर या कॉम्बैट स्किल्स किसी काम नहीं आने वाले थे। उसने फिर आह भरी। हमें एग्जैक्टली क्या करना होगा? समय कम था, इसलिए अनंके ने तुरंत उन्हें तैयारी करवानी शुरू कर दी। वह काम दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज में अर्जेंसी साफ सुनाई दे रही थी। तैयारी में ज्यादा समय नहीं लगा। उन्होंने सेल्स नीचे कर दिए और नीटली फोल्ड कर दिए। फिर पता चला कि कैच के दोनों मास्ट्स भी हटाए जा सकते हैं। उन्हें निकालकर बाकी सामान के साथ डेक के नीचे रख दिया गया या मजबूती से बांध दिया गया। 10 मिनट बाद ऐसा कुछ नहीं बचा था जिसे हवा आसानी से तोड़ सके। अब कैच एक सेलबोट कम और एक साधारण मजबूत नाव ज्यादा लग रही थी। इतनी छोटी कि शायद स्टॉर्म में टूट जाए, लेकिन इतनी सॉलिड भी कि शायद बच सके। तीनों खाली डेक पर खड़े होकर उत्तर दिशा की तरफ देखने लगे। अंधेरे की दीवार लगातार उनकी तरफ बढ़ रही थी। चैप्टर 1323 टाइम स्टोन। जैसे जैसे हवाएं वायलेंट होती गईं और ग्रेट रिवर की सतह बेचैन होने लगी, अनंके ने उन्हें कुछ आसान निर्देश दिए। कहने के लिए ज्यादा कुछ था भी नहीं। वह खुद कैच को संभालेगी, उसे टूटे हुए टाइम के असर से बचाएगी और पलटने नहीं देगी। जबकि सन्नी और नेफिस का काम था कि जो पानी अंदर आए उसे निकालकर वापस बाहर फेंकते रहें। तीनों ने मजबूत रोप्स से खुद को कैच से बांध भी लिया। अगर नाव पलट गई तो उम्मीद थी कि वे तुरंत नीचे के अंडर वाटर स्टॉर्म में नहीं खींचेंगे। सन्नी को नहीं पता था कि अगर अनंके नाव को लहरों के ऊपर रखने में फेल हो गई तो क्या होगा, इसलिए उसे ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी। तैयार हो जाओ। युवा प्रीस्टेस की आवाज गंभीर थी, जो उसके कम उम्र वाले चेहरे से बिल्कुल अलग लग रही थी। जब हम स्टॉर्म के अंदर जाएंगे तब कई दिनों तक उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। यह सहना आसान नहीं होगा, इवन असेंडेड जैसे आप दोनों के लिए भी, माय लॉर्ड एंड लेडी। अपनी स्टैमिना बचाकर रखना। और एसेंस भी। वह कुछ पल रुकी, फिर धीरे से बोली, हर तरह की चीजें हो सकती हैं, लेकिन फेट हमें रास्ता दिखाएगी। विश्वास रखो। सन्नी ने दांत भींच लिए। अगर कोई एक चीज थी जिस पर उसे कभी विश्वास नहीं था और न ही वह रखना चाहता था, तो वह फेथ थी। उसे सिर्फ अपनी ताकत और अपने जज्बे पर भरोसा था। लेकिन अनंके अलग थी। अगर वीवर में विश्वास उसे इस क्रूएल दुनिया की सच्चाई सहने में मदद करता था, तो सन्नी उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। इसलिए वह चुप रहा। बस इस बार बच जाए। अपने हाथ में पकड़े लकड़ी के डिप्पर को देखते हुए सन्नी ने लंबी सांस ली। किसने सोचा था कि एक दिन उसे हाउस ऑफ नाइट के जायंट अलॉय कॉफिन्स में सफर करना याद आएगा। उधर डार्कनेस की दीवार लगातार पास आ रही थी। हवाएं और वायलेंट होती जा रही थीं। उनकी डरावनी आवाज बाकी हर आवाज को दबा रही थी। ग्रेट रिवर की धारा तेज और बेकाबू हो चुकी थी, जो कैच को डरावनी स्पीड से आगे धकेल रही थी। ऊंची लहरें उठ रही थीं और गिर रही थीं, और लकड़ी की नाव उनके साथ ऊपर नीचे उछल रही थी। हर जोरदार टक्कर उसकी हड्डियों तक महसूस हो रही थी। कई दिन तक यह सब झेलना पड़ेगा, हाँ? अब सनी समझ गया था कि अनंके ने क्यों कहा था कि यह स्टॉर्म सहना असेंडेड के लिए भी आसान नहीं होगा। और ऊपर से यह कोई सामान्य स्टॉर्म भी नहीं था। कुछ देर बाद कैच घने मिस्ट के अंदर चली गई। उससे ठीक पहले सातों सूरजों की रोशनी अजीब और टूटी हुई सी लगने लगी, जैसे किसी ने आसमान पर गंदे प्रिज्म का पर्दा डाल दिया हो। सन्नी के रोंगटे खड़े हो गए।
उसे बहुत अजीब और अनकंफर्टेबल एहसास हुआ, जैसे दुनिया के नियम टूट रहे हों। टाइम, जो हमेशा स्थिर और भरोसेमंद लगता था, अब वैसा नहीं लग रहा था। अब वह जंगली और केओटिक महसूस हो रहा था, उसकी सोच और देखने की शक्ति के साथ अजीब खेल खेलता हुआ। यहाँ तक कि उसके आसपास की शैडोज भी टूटी मुड़ी हुई लग रही थीं, कभी लंबी खींचती हुई, कभी इम्पॉसिबल तरीके से हिलती हुई। यह सब काफी मैडनिंग था। उसे चक्कर जैसा महसूस होने लगा। और इस अजीब एहसास के अलावा कैच भी लहरों में खिलौने की तरह उछल रही थी। उसका शरीर हर दिशा में झटका खा रहा था, कभी ऊपर, कभी नीचे। कभी वेटलेस महसूस होता, तो अगले ही पल जोरदार टक्कर लगती। हवाएं लगातार उस पर पानी फेंक रही थीं। स्टॉर्म की गर्जना कान फाड़ देने वाली थी। घूमती हुई मिस्ट और आंखों में पड़ते पानी की वजह से सन्नी लगभग कुछ देख नहीं पा रहा था, और उसे डर लग रहा था। इंसान हमेशा रैगिंग नेचर से डरते आए थे, लेकिन यहाँ तो यह नेचर भी नहीं थी। यह पूरी तरह अननेचुरल स्टॉर्म था, फिर भी उतना ही टेरिफाइंग। और यह लगातार और डेंजरस होता जा रहा था। वे अभी सिर्फ स्टॉर्म की बाहरी सीमा पर थे। सनी सोच रहा था कि वे कई दिनों तक यह टॉर्चर कैसे झेलेंगे अगर उससे पहले कैच टूट न गई तो। तभी उसे रैगिंग स्टॉर्म के शोर के बीच अनंके की आवाज सुनाई दी। उसने कुछ ऐसे नेम्स बोले जो सन्नी ने पहले कभी नहीं सुने थे। उसकी आवाज में तनाव साफ था, जैसे वे वर्ड्स इस्तेमाल करना उसके लिए आसान नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने वे वर्ड्स बोले, टाइम स्टॉर्म की वह नॉशिएटिंग डिस्टॉर्शन थोड़ी कम हो गई। कैच अभी भी ऊंची लहरों पर चढ़ रही थी और नीचे गिर रही थी। हवाएं अभी भी उतनी ही वायलेंट थीं। लेकिन अब यह सब थोड़ा सहने लायक लग रहा था। ऐसा लगा जैसे छोटी सी कैच के आसपास स्टेबल टाइम का इनविजिबल बबल बन गया हो, जो केओस को दूर रख रहा था। सन्नी ने सिर घुमाकर अनंके को देखा। अनंके दोनों हाथों से स्टीयरिंग और पकड़े मिस्ट के अंदर ध्यान से देख रही थी। उसका युवा चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसकी एज़्योर आइज में मजबूत डिटर्मिनेशन भरी हुई थी। ग्रेट रिवर पर सैकड़ों साल बिताने से जो स्किल मिली थी, उसी से वह कैच को डेंजरस लहरों और केओटिक करंट्स के बीच संभाल रही थी। फिर उसने नेफिस की तरफ देखा। उसकी आंखें वाइट फ्लेम से चमक रही थीं, और उसकी ट्यूनिक का हल्का कपड़ा हवा में फड़फड़ा रहा था। आखिर में सन्नी ने नीचे देखा और भारी सांस छोड़ी। वह झुका, थोड़ा पानी निकाला और उसे वापस मिस्ट में फेंक दिया। उसका हाथ एक पल के लिए कांप गया। क्या वे सच में इस सब से जिंदा निकल पाएंगे? सन्नी पहले भी बहुत कुछ झेल चुका था, ऐसी चीजें भी जिनसे बचना लगभग इम्पॉसिबल था। उसने अपनी मौत की कल्पना भी कई बार की थी। अपनी कल्पनाओं में वह हमेशा किसी पावरफुल नाइटमेयर क्रीचर या किसी ताकतवर इंसान के हाथों मरता था। कभी कभी वह खुद को बूढ़ा होकर आरामदायक बिस्तर पर मरते हुए भी सोचता था। लेकिन एक चीज जिसकी उसने शायद ही कभी कल्पना की हो, वह थी किसी बेवकूफ माइंडलेस फोर्स ऑफ नेचर से मरना। शायद यह घमंड था, क्योंकि वह हमेशा डेंजरस जगहों में फंस जाता था। लेकिन फिर भी वह इतनी सेंसलेस चीज के आगे हार मानने वाला नहीं था। मैं ग्रेट बीस्ट के साथ लड़ाई से बच गया था, डैम इट। क्या अब वह किसी वियर्ड स्टॉर्म की वजह से मरेगा? लाइक हेल आई विल। और सिर्फ उसकी जान की बात नहीं थी। नेफिस और अनंके की जिंदगी भी दांव पर लगी थी। खुद को ऐसे हिम्मत देते हुए सन्नी ने एक और लहर झेली और फिर से पानी निकालने लगा। मिस्ट उनके चारों तरफ घूम रही थी और छोटी सी कैच धीरे धीरे स्टॉर्म के और गहरे हिस्से में खिंचती जा रही थी। चैप्टर 1324 रिलेंटलेस बैटल।
चारों तरफ टाइमस्टॉर्म भयानक तरीके से गरज रहा था। ग्रेट रिवर का बहाव, जो हमेशा शांत और एक जैसा रहता था, अब एक खतरनाक और उफनती हुई लहर बन चुका था। उसी तेज धारा में बहते और उछलते हुए कैच डरावनी स्पीड से आगे बढ़ रही थी। विशाल लहरें ऊपर उठतीं और फिर नीचे गिरतीं, जबकि हरिकेन जैसी हवाएं पागल जानवरों की तरह चीख रही थीं। चारों तरफ उबलती हुई फॉग फैली हुई थी। उसी फॉग की वजह से उनकी आंखों के सामने कुछ साफ नहीं दिख रहा था और लगातार गरजती थंडर क्लैप्स की आवाज से वे समय और दिशा दोनों का अंदाजा खो चुके थे। अब बस उनके पैरों के नीचे भीगी हुई डेक का एहसास था, लकड़ी की बोट का ऊपर नीचे उछलना था और उस भयानक तूफान को सहने की भारी फिजिकल तकलीफ थी। इस भयंकर डिजास्टर के सामने सन्नी खुद को बहुत छोटा और बेबस महसूस कर रहा था। और यह तब था जब अनंके अभी भी उस तूफान की सबसे खतरनाक ताकत को रोके हुए थी। दुनिया के नियम जैसे टूटते और बदलते जा रहे हों, यह अजीब और डरावना एहसास अभी भी मौजूद था। अनंके की प्रोटेक्शन की वजह से वह थोड़ा कम महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी इतना भारी था कि उसे शब्दों में समझाना मुश्किल था। सन्नी को मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से घिन और कमजोरी महसूस हो रही थी, जैसे उसकी पूरी जिंदगी की मजबूत जमीन अचानक दलदल बन गई हो और अब वह उसमें डूब रहा हो। शायद मैडनेस ऐसा ही महसूस होता होगा। डैमनेशन। अपने मन को मजबूत बनाकर सन्नी ने उस डरावने एहसास को नजरअंदाज करने की कोशिश की और अपने काम पर ध्यान लगाया। स्टॉर्म की वजह से कैच में भरते पानी को निकालकर वापस बाहर फेंकना। पानी बहुत ज्यादा था, लेकिन वह और नेफिस अभी तक उसे संभाल पा रहे थे। बस यह आसान सा काम उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा कठिन निकला। इस बुरी तरह हिलती हुई बोट में सिर्फ खड़े रहना ही बहुत मुश्किल था। तेज धारा और ऊंची लहरों की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे कोई पागल जायंट उनके शरीरों को पकड़कर ऊपर हवा में फेंक रहा हो और फिर पूरी ताकत से नीचे पटक रहा हो। अपना बैलेंस बनाए रखना सिर्फ थकाने वाला नहीं, बल्कि बहुत कठिन था। उसके शरीर की हर मसल लगातार तनाव में थी। कैच की हरकतें इतनी बेतरतीब थीं कि उनका अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन अगर वह उन हरकतों के साथ खुद को एडजस्ट न करे, तो मौत तय थी। अगर सन्नी ने जरा सी भी गलती की, तो वह डेक पर गिर सकता था, या उससे भी बुरा, उफनते पानी में बाहर जा सकता था। और उसे सिर्फ खड़े नहीं रहना था, उसे लगातार चलना, पानी निकालना और बाहर फेंकना भी था। बेशक वह यह काम ज्यादा आसान तरीके से कर सकता था। शैडो मैनिफेस्टेशन की मदद से वह और भी ज्यादा तेजी से काम कर सकता था। लेकिन स्टॉर्म के खिलाफ यह लड़ाई छोटी नहीं थी। यह एक लंबा और दर्दनाक मैराथन था, स्प्रिंट नहीं। अभी उसे बस हल्की थकान महसूस हो रही थी, लेकिन जल्दी ही यही थकान भयानक एग्जॉशन में बदलने वाली थी। तब उसे अपने टूटते हुए शरीर को चलाने के लिए एसेंस जलानी पड़ेगी और उम्मीद करनी पड़ेगी कि उसका रिजर्व काफी हो। ऐसी हालत में अपनी शक्ति बेकार चीजों पर खर्च करना मूर्खता होती। आई वॉज रॉन्ग। स्टॉर्म में घुसने से पहले सन्नी ने सोचा था कि यह कोई बैटल नहीं है, लेकिन वह गलत था। यह भी बैटल ही थी, उतनी ही दर्दनाक, उतनी ही वायलेंट, उतनी ही डेडली। बस फर्क इतना था कि उसे याद नहीं था कि कभी कोई बैटल कई दिनों तक लगातार चली हो, बिना फाइटर्स को एक पल आराम दिए। सोचकर ही डर लगता था। कम से कम उनका दुश्मन एक माइंडलेस फोर्स ऑफ नेचर था। ऐसा दुश्मन उसे ज्यादा सोचने पर मजबूर नहीं करता था, इसलिए उसका दिमाग कम थक रहा था। उसका काम कठिन और एग्जॉस्टिंग जरूर था, लेकिन लगभग मैकेनिकल था। सन्नी को लगातार फोकस रखना पड़ रहा था
और कैच की हर मूवमेंट पर ध्यान देना पड़ रहा था। लेकिन उसे हर पल योजना बनाकर लीथल स्कीम्स सोचने की जरूरत नहीं थी। नेफिस के साथ भी यही था। लेकिन अनंके, उसका काम उनसे कहीं ज्यादा कठिन था। प्रीस्टेस को सिर्फ कैच के चारों तरफ मिस्टिकल प्रोटेक्शन बनाए नहीं रखनी थी, बल्कि उसे स्टीयर भी करना था। अगर उनकी गाइड इतनी तेज और सही फैसले न ले रही होती तो छोटी सी बोट अब तक कई बार पलट चुकी होती। सन्नी ने पीछे मुड़कर उस छोटी लड़की को देखा जो स्टीयरिंग ओर को मजबूती से पकड़े हुए थी और फॉग के बीच रास्ता देखने की कोशिश कर रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी मजबूत डिटर्मिनेशन भरा हुआ था। सन्नी उसके लिए चिंतित था, और सिर्फ उसी के लिए नहीं। उसे बहुत सी चीजों की चिंता हो रही थी, जैसे कि यह सोचकर कि वे अभी स्टॉर्म में सिर्फ कुछ घंटों से थे, जबकि इस नरक से बाहर निकलने में अभी कई दिन बाकी थे। अगर बीच में कुछ अनएक्सपेक्टेड न हुआ तो। वन स्टेप एट अ टाइम, एक कदम करके, एक लहर करके, एक थंडर क्लैप करके। उन्हें इसी तरह इस टाइम स्टॉर्म से बचना था, और इसी तरह सन्नी और नेफिस को थर्ड नाइटमेयर से भी बचना था। और उसके बाद सन्नी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होगा। अगर वह सेंट बन गया तो सिर्फ उसके साथ नहीं, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के साथ। ग्रेट क्लैंस अपनी वॉर जारी रखेंगे। वेकिंग वर्ल्ड धीरे धीरे टूटता रहेगा। नाइटमेयर स्पेल सबको डीमन ऑफ फेट की रहस्यमयी योजनाओं में और गहराई तक खींचता रहेगा। लेट्स सर्वाइव द डैमेज स्टॉर्म फर्स्ट। धीरे से गाली देते हुए सन्नी ने अपने घुटनों को मोड़ा ताकि डेक के जोरदार टकराने का असर कम हो सके। फिर उसने सहा कि कैसे कैच एक विशाल लहर की चोटी से नीचे गिरकर जोरदार तरीके से पानी से टकराई। उसके बाद वह तेजी से झाग वाले पानी को कई बार बाहर फेंकने लगा। कुछ कदम दूर नेफिस भी यही कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उनके चारों तरफ टूट रही हो। टूटे हुए समय के अबिस से उन्हें सिर्फ एक पतली लकड़ी की डेक अलग कर रही थी, और उसी छोटी बोट पर सवार होकर वे रैगिंग मिस्ट के बीच आगे बढ़ रहे थे।